अब इसमें देखो 3.1 का पहला सवाल, 3.1 के पहले सवाल में कुछ नहीं करना, केवल दो प्रश्न है, दोनों प्रश्नों की समीकरण बनानी है। क्या बनानी है? समीकरण। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। पर ग्राफ विधि अपने हट चुकी है तो अपन हल ज्ञात नहीं करेंगे, केवल समीकरण बनाना सीखेंगे। वो भी इसलिए क्योंकि 3.2 में भी समीकरण बनानी है, 3.3 में भी समीकरण बनानी है, बनाकर हल करनी है। अब यहां बनाकर हल तो करनी है पर ग्राफ विधि से करनी है, और ग्राफ विधि पेपर में नहीं आती है। ठीक है, तो उससे हल भी क्यों करें फिर बिना फालतू में। ठीक है, देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करनी है, पर वो कब? उस विधि से। कौन सी विधि से? ग्राफ विधि से। पर आपने को ग्राफ विधि से करना ही नहीं है, सवाल करना ही नहीं है, बस आप केवल समीकरण बना के देखनी है। वे समीकरण कैसे बनाते हैं वो सिखाना चाहता हूं इस सवाल से, और कुछ नहीं है। तो देखो ये बोल रहा है कि क्लास 10 के लड़के लड़कियों ने गणित की एक प्रतियोगिता में भाग लिया। किसमें भाग लिया? प्रतियोगिता में भाग लिया। दो चीजें कौन कौन है? लड़के और। तो सबसे पहले तो आपको मानना है कि माना लड़कियां एक्स हैं और माना लड़के वाई है। कुछ भी मानो, इसमें ये दिक्कत नहीं है कि भाई सभी एक्स मानो, तुम्हारी मर्जी, जो किसी को भी एक्स मानो किसी को भी वाई मानो। तो देखो पहला सवाल में अपन लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या कितनी है? एक्स। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? वाई। दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, तो चर भी दो होंगे वाई। अगर कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या एक्स है, लड़कों की संख्या कितनी है? वाई। अब वो क्या बोल रहा है कि गणित की एक पहले में 10 जनों ने भाग लिया, मतलब टोटल अगर लड़के लड़कियों दोनों को जोड़ दू तो कितना आएगा? तो एक समीकरण तो ये बन गई कि अगर इन दोनों को जोड़ू एक्स प्लस वाई को तो क्या आना चाहिए? 10। ये एक समीकरण ये बन गई। भाई वो बोला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कितने ने भाग लिया? 10 ने। तो ये एक्स लड़कियों ने भाग लिया और वाई लड़कों ने भाग लिया। तो अगर उन दोनों को जोड़ू तो 10 आना चाहिए, टोटल तो 10 ने भाग लिया ना, इसलिए तो जोड़ के क्या लिख दिया? 10। यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। भाई प्रश्न के अनुसार किया ना आपने, प्रश्न में जो लिखा होता। आगे देखो आगे क्या लिखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी ज्यादा है? लड़कियों की कितनी है? एक्स। और लड़कों की कितनी है? वाई। समीकरण बनानी है तो बीच में क्या लगाना है? बराबर। दोनों के बीच में क्या लगाना है? बराबर। अब ये बोल क्या रहा है कि लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है लड़कों से। ये बोल रहा है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो 4 ज्यादा है तो इसको बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि समीकरण एक तराजू की जैसा होता है, अगर आप इधर कुछ कर रहे हो तो उधर भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये 4 ज्यादा है, भाई लड़कियों की संख्या 1 है ना, तो ये तो 4 ज्यादा है, ये 4 कम है, तो क्या बराबर हो सकता है क्या ऐसा? तो इधर भी क्या, तो क्या कर दे? 4 ज्यादा कर दे। इधर क्या कर दे? भाई लड़के भी 4 बढ़ा दे, तो y प्लस 4। ये समीकरण 2 बन गई। ठीक है, समीकरण कैसे बनाई? देखो माना लड़कियों की संख्या एक्स और वाई थी, दो चीजें देगा आपको और प्रश्न में, दोनों को माननी है एक्स और वाई। फिर उसने बोला कि टोटल 10 लड़के लड़कियों ने भाग लिया, तो इसका मतलब दोनों को जोड़े तो 10 आना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना कर दिया? 10। फिर उसने बोला कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, तो वो बराबर कब होंगे? जब लड़कों में भी 4 और लाए। 4 अगर वो और ज्यादा लड़के बिठा देंगे तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो इसलिए मैंने लड़कों की तरफ क्या जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया, जिसमें 2 समीकरण बन गए। अब ग्राफ विधि से हल करना वैसे मुझे आता है। ऐसे ग्राफ होता है, 2 लाइन एक्स बराबर 0 मानते थे ना, 9th में देखा होगा आपने। ये एक बार एक्स को 0 ले लो और एक बार वाई को 0 ले लो। ऐसे सेम यहाँ भी एक बार एक्स को 0 ले लो और एक बार वाई को 0 ले लो, तो उससे 2 बिंदु मिलेंगे आपको। 0,1 तो मिलेगा, जैसे वाई को 0 लगे तो क्या मिलेगा? 4,0। फिर एक्स को 0 लगे तो मिलेगा 0, हाँ 0, -4। एक 4,0 -4, फिर वो जो 2 बिंदु मिले उनको पटरी से मिला देंगे। फिर वो जहां काट दिए दोनों लाइन, वही उसका क्या होगा? हल होगा। तो ग्राफ में वो बिंदु जो होगा वो उसका क्या होगा? आंसर। पर अपने को ग्राफ विधि नहीं करनी है। अरे इधर सुनो, ग्राफ विधि नहीं करनी है।
तो करना क्या है, दूसरी विधि करनी है। देखो लड़कियां कितनी होगी, 7 और 3 कितना होता है, 10। नॉर्मली बिना ऐसे प्रश्न हो जाएगा, 7 और 3 कितना होता है, 10। अगर 7 लड़कियां और 3 लड़के तो टोटल 10 भी हो गए। फिर उसने क्या बोला कि लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, तो बताओ लड़कियां 7 हैं लड़के 3 है तो 4 ज्यादा हुई नहीं, तो इसका आंसर यही है 7 और 3। इसे नॉर्मल भी सोच सकते हो इस इन वाले सवालों में कि भाई दोनों 10 होने चाहिए तो पहले, और फिर 4 ज्यादा होनी चाहिए लड़कियां, तो ऐसी संख्या लो जो 10 भी हो जाए और लड़कियां 4 ज्यादा भी हो जाए। वैसे अपन आगे 3.2 में हल करना सीखेंगे, तो आप बोलो तो मैं इसको भी हल करा दूं, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। ये समीकरण एक है, ये क्या है, समीकरण 2। चलो इस समीकरण को 2 को थोड़ा सा और बढ़िया कर ले। देखो ये y इधर आ जाएगा, भाई x y को एक तरफ लाना है ना, तो ये y इधर आ जाएगा x, और y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, मतलब लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटाए तो 4 बचेगा, क्योंकि 4 ज्यादा है तो बचना ही है। अब देखो ये 2 समीकरण, विलोपन विधि, विलोपन, विलोपन का मतलब होता है गायब करना। दो विधियां हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन। विलोपन का मतलब गायब करना, प्रतिस्थापन का मतलब एक की जगह दूसरा रखना। जैसे इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ, ये प्रतिस्थापन है। विलोपन डायरेक्ट गायब, मतलब रहेगी नहीं है, वो एक चीज रहेगी नहीं है, उसी मतलब कि इसके ऊपर इसको बिठा दो, ठीक है। तो विलोपन, अब विलोपन में क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना, इनमें इनके गुणांक देखने एक्स और वाई के, दोनों में से किसी एक का गुणांक सेम होना चाहिए, दोनों का नहीं, या तो एक्स एक्स का गुणांक सेम हो या वाई वाई का सेम हो, और दोनों का चिन्ह उल्टा होना चाहिए, एक का प्लस एक का, ताकि वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे जुड़ने पर अगर मान लो प्लस माइनस नहीं है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर मान लो जैसे 5 और 2 प्लस का है दोनों है, तो वैसे तो 7 हो रहे हैं, पर घटा दूंगा तो 3 ही तो बचेगा। तो अगर चिन्ह विपरीत है तो घटाना भी नहीं है, जोड़ना है। पर मान लो चिन्ह सेम है तो घटा देंगे। तो देखो इसमें क्या दोनों के गुणांक सेम है, एक्स का गुणांक भी एक है, एक्स का गुणांक है, वाई का गुणांक एक है, वाई का गुणांक एक है, तो कुछ करना ही नहीं है, बस समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो 1 और 2 लिख दो। एक क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 10, दूसरी समीकरण क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब मैंने घटाया नहीं, अगर घटाऊंगा तो अभी बहुत सारे सवाल आएंगे तो पता लग जाएगा, घटाऊंगा तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह क्या होंगे, चेंज होंगे, प्लस माइनस का माइनस किसका होगा, प्लस का। पर मैंने घटाया नहीं है, जोड़ा है, तो चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ा क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि वाई से वाई कट रहा है, तो फिर घटाने की कहां जरूरत आ रही है। तो देखो एक्स और एक्स, ये तो 2x हो गया जुड़ेंगे, तो एक्स और एक्स कितना एक्स हो गया, 2x, और वाई से वाई तो, और इधर कितना बता, 10 और 4 14। अब मुझे x का मान चाहिए तो 2 भी तो हटाना पड़ेगा, तो 2 उधर गया तो कितना आएगा, 14 बटा, बताओ x का मान कितना आ गया। क्या मैंने ऐसे साधारण सोचा था तब भी लड़कियों की संख्या 7 ही आई थी। अब वो ऑटोमेटिक अपने को पता है जब 7 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे, 3। पर प्रश्न में कैसे लिखना है, समीकरण 1 से, भाई इसमें तो ऐसे लिखना है ना, ऑटोमेटिक थोड़ी लिखना है, समीकरण 1 में मान रखने, जैसे आप हुआ ना तो विलोपन, विलोपन का मतलब होता है गायब करना, हिंदी में अर्थ होता है गायब करना, मतलब हटाना। तो देखो यहाँ से y गायब हो गया था, ये एक चीज गायब हो जाएगी, या तो x या y, पर ये एक का मान आ जाएगा। अब जिसका मान आएगा उसको वापस इन दोनों में से किसी में भी रखो, 1 में रखो, 2 में रखो, तुम्हारी मर्जी, किसी भी समीकरण में रखो, दूसरे का मान भी आ जाएगा। तो x का मान इसमें समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में x की जगह क्या रखूंगा, 7, और y बराबर 10। अब मुझे y का मान चाहिए तो 7 इधर आएगा, 7 उधर प्लस का है तो इधर आते हैं, किसका हो गया, तो y। आपको कुछ नहीं लिखना, पेपर में आता है विलोपन विधि से कीजिए तो विलोपन विधि से करना है, सीधी सी बात। पेपर में आता है प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से करना है। पेपर में कुछ नहीं आता है तो अपनी मर्जी से कैसे भी करना है, आपको तो आंसर बताना है। जैसे यही सवाल है, मान लो पेपर में आ गया, अब ग्राफ विधि से तो आएगा नहीं क्योंकि ग्राफ विधि है ही नहीं अब, तो फिर वो तो ऐसे आएगा, सवाल आ गया। अब आपको तो लड़कों लड़कियों की संख्या बतानी, आपकी मर्जी जिस विधि से बताओ। जब देखो गुणांक सेम होते हैं तो सबसे बढ़िया होती है विलोपन विधि, और जब गुणांक सेम नहीं होते तो फिर प्रतिस्थापन भी बढ़िया होती है, विलोपन भी बढ़िया होती है। बहुत ज्यादा सवाल करोगे तो थोड़ा पता लग जाता है कि देखने से कि यार
देखने से नहीं, मतलब ये पता लग जाता है कि अपने को किससे सीधा लगता है। जिसको विलोपन से सीधा लगता है वो विलोपन से करे, जिसको प्रतिस्थापन से सीधा लगता है वो प्रतिस्थापन से करे। मैं दोनों भी क्या पढ़ाऊंगा, 3.2 में विलोपन, 3 अगला सवाल पढ़ो। 5 तो पेंसिल लेनी है तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, मतलब 5 तो क्या लेनी है पेंसिल, और 7 कलम मतलब 7 पेन ये खरीदना है, खरीद के लाया कोई आदमी, और उन दोनों का पैसे कितने दिए उसने 50 रुपए। अब अपन मूल्य मानेंगे, क्या मानना है इसमें, मूल्य है 2 चीजों का, तो मूल्य ही मानेंगे भाई। अरे जो निकालना है वही मानना है, सीधी सी बात, जैसे पता भी नहीं लगे ना किसी को कि यार मैं मानू क्या। तो देखो इसमें लड़के लड़कियों की संख्या पूछी थी ना, तो मैंने एक्स वाई उनको ही माना। इसमें देखो पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आपको मानना भी एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य ही है। देखो माना एक ये आदन है पेंसिल का मूल्य इतना मान लिया, आगे पीछे मान सकते हो, ये दिक्कत नहीं है कि पेंसिल का एक्स माने, जरूरी नहीं है आप पेन का वाई एक्स मान लो, किसी का भी एक्स मानो किसी का भी वाई मानो, और मानने में भी अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लास्ट लाइन पढ़ो डायरेक्ट कि क्या पूछा है, जो पूछा है वो मानना है। आपसे 2 चीजें पूछेगा, दोनों माननी है। दूसरी क्या है पेन, हाँ कलम, सॉरी कलम ही लिख दो, चलो पेन ही होता है कलम, कलम का मूल्य कितना है वाई, दोनों सेम नहीं मानने, ध्यान रखना। एक का मान लिया आपने, अब मतलब जो एक्स का आंसर आता है उसका मतलब क्या है पेंसिल का मूल्य, जो वाई का आंसर आता है उसका मतलब क्या है पेन का मूल्य। तो लास्ट में ये भी लिखना है, जैसे अपना पिछला प्रश्न किया उसमें लास्ट में आंसर में क्या लिखना है, अतः लड़कियों की संख्या 7 तथा लड़कियों की संख्या 3 होगी। क्या लिखना है, लिख लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। हर प्रश्न में लिखना है, जो पूछा है उसको हिंदी में नीचे लिखना ही है कि अतः लड़कियों की संख्या 7 तथा लड़कों की संख्या 3 होगी। इससे पहले वाले का उत्तर बोल रहा हूं मैं, इसका नहीं है, ठीक है। लड़कियों की संख्या 7 तथा लड़कियों की संख्या 3 होगी, ये हर प्रश्न में लिखना है। जैसे इसमें पेंसिल का मूल्य पूछा है, तो जैसे अपना आंसर आता है तो लास्ट लाइन में क्या लिखना है, अतः एक पेंसिल का मूल्य इतना तथा एक पेन का मूल्य इतना। जो भी पूछा जाए वो लास्ट में लिखना है आंसर आने के बाद। देखो अब देखो इसका कैसे करना है, 5 पेंसिल, कितनी खरीदी पेंसिल बताओ, एक पेंसिल 2 रुपए में आती है तो 5 कितनी में आएगी, कैसे आएगा आंसर, गुणा से। तो ये एक पेंसिल 100 रुपए में आती है तो 5 कितने में आएगी 5 भाई, एक पेंसिल अगर 2 रुपए में आ रही थी तो आपने बताया 5 कितने में आएगी 10 में, मतलब 5 2 10। जब ये एक पेंसिल 100 रुपए में आ रही है तो 5 कितने में आएगी 5 एक्स में। सेम वैसे दूसरी देखो 7 कलम, कितनी कलम है 7, एक कलम वाई में आ रही है तो 7 कितने में आएगी, और दोनों मिलाकर कितने में आ रही है, तो ये समीकरण बन गई। भाई उसने बोला कि एक कलम का मूल्य एक्स, एक पेन का मूल्य वाई, 5 तो पेंसिल ले ली 7 पेन ले लिए, और दोनों के रुपए कितने दिए 50, तो 5 पेंसिल 5 एक्स रुपए की आई और 7 पेंसिल 7 वाई रुपए की आई, और दोनों मिलाकर मतलब जोड़े दोनों को, और दोनों को जोड़कर कितने रुपए दे दिए उसने 50। दूसरी लाइन पढ़ो, जबकि 7 पेंसिल, अब दूसरी बार में कितनी पेंसिल खरीद रहा है 7, और एक पेंसिल का मूल्य एक्स है तो 7 का कितना होगा 7 एक्स प्लस, अब पेन कितने, अब 5 पेन तो 5 वाई बराबर कितना, टोटल मूल्य कुल मूल्य 46। तो ये 2 समीकरण बन गई, ठीक है। अब मुझे हल करना है, मान लो इसको क्या करना है हल, 2 समीकरण बनने के बाद आपको हल करना है, जैसे विलोपन विधि से हल करता हूं मैं। अब विलोपन विधि के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या होता ये एक्स और वाई में से किसी एक का गुणांक सेम टू सेम होना चाहिए। क्या सेम टू सेम है, नहीं है। यहाँ एक्स के साथ 5 है तो यहाँ एक्स के साथ, यहाँ वाई के साथ 7 है तो यहाँ वाई के साथ, तो ये बराबर करना पड़ेगा पहले, जब भी तो कटेगा, क्योंकि भाई 7 में से 7 जाएगा जब भी तो 0 बचेगा। विलोपन का मतलब गायब करना है। अब 7 में से 5 घटाओ तो 2 बच जाएगा, इधर भी 2 बच जाएगा, 2 तो तीसरी समीकरण नहीं बन गई। आपको एक चीज हटानी है। अब कैसे बराबर करेंगे, इस समीकरण देखो यहाँ 5 है और यहाँ कितना है, मैं एक्स के गुणांक देख रहा हूँ केवल, वाई के नहीं देख रहा। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, तो इन दोनों को सेम कैसे कर सकता हूं मैं कि 5 के फाड़े में भी 35 आता है और 7 के फाड़े में भी, मतलब इस समीकरण को 7 से गुणा कर दूं तो यहाँ 35 हो जाएगा, और इस समीकरण को 5 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी कितना हो जाएगा
33। तो अपन यही लिखेंगे, समीकरण एक को किससे गुणा किया, 7 से। अब जोड़ेंगे घटाएंगे, अब घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है ना, एक इन दोनों का चिन्ह सेम है नहीं है, जब चिन्ह सेम हो तब घटाना ही है, और जब चिन्ह अलग दोनों का अलग अलग हो, एक का प्लस एक का माइनस, तो जोड़ना है। तो माइनस समीकरण 2 एक ही साथ लिख दिया, इसलिए ज्यादा लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। देखो समीकरण 1 को 7 से गुणा किया मैंने, फिर घटाया, और समीकरण 2 को किससे गुणा कर रहा हूं, 5 से। नहीं तो फिर पहले गुणा करता फिर अलग से घटाना पड़ता, इसलिए इसके साथ ही सोच दिया करो। अब गुणा करके लिखो, चलो 7 से गुणा करना है इस समीकरण को, पूरी को करना है, देखो इसको ही नहीं करना पूरी को। तो 7 पंजे 33x प्लस इसको 7 से गुणा किया तो 49y, फिर इसको 7 से गुणा किया, 7 पंजे 33 और 0 की तो चलो इसको किससे गुणा कर रहे हैं, तो 7 पंजे 33x प्लस यहाँ कितना है, 5 पंजे 25y बराबर यहाँ कितना आएगा, 46 से गुणा करना है, पहले 6 से गुणा, 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3 5 चौक 20 है 3 230। अभी इनको गलत ही लिख दिया, वहां लिखता तो बेटा घट देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ घटा देता हूँ, इसको घटाना है। तो घटाने के लिए क्या कहूंगा, देखो मैंने बोला जब भी घटाएंगे तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह कैसे होंगे, चेंज। अरे घटाओ का मतलब ये से घटा रहा हूं मैं 5 और ये -2, तो ये 2 माइनस का होगा कि नहीं होगा, वैसे ही ये समीकरण भी पूरी माइनस की हो जाएगी ना, चिन्ह चेंज हो गया, मतलब भाई माइनस तो अंदर जाके गुणा होगा ना, इस समीकरण को इसमें से घटा रहे तो माइनस यहाँ आगे लिख रहा हूँ इसके में, अब यहाँ माइनस आगे लिखूंगा तो सबसे गुणा होगा माइनस, तो माइनस चिन्ह चेंज करता ही है, इसलिए चिन्ह। पर आपको इतना भी नहीं याद रखना, आपको सिंपल याद रखो, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करने नीचे वाली समीकरण के, और नीचे ऊपर कोई सी भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी देखो ये किसका हो गया, प्लस का था, तो ये माइनस प्लस का है, ये प्लस का है, अब बचा कितना, 35 में से 35 गया तो कुछ भी नहीं बचा, 49 में से 25 गया तो गुण 24, प्लस का या माइनस का, प्लस का। देखो प्लस का बढ़ाए ना 49, जो बढ़ाए वही बचता है, तो 24 तो y बच गए। इधर देखो 0 में से 0 गया तो 5 में से 3 गया तो, और 3 में से 2 गया तो। अब देखो वैसे अगर यहाँ जगह हो तो यहाँ नीचे लिख देना है ये चीज भी। अब यहाँ से मुझे किसका मान निकालना है, y का, तो ये 24 का भेज दो उधर 120 बटा 24। अब 12 से काट दो डायरेक्ट, 2 से भी क्या काटते हो, 12 दुआ, ये 12 एकम 0 की 0, 2 एकम, और ये तो y बराबर कितना आ गया, ये किसका मूल्य आ गया, y क्या माना था आपने, पेन कलम, तो आप लास्ट में लिख दोगे अतः कलम का मूल्य 5 रुपए है, अतः एक कलम का मूल्य 5 रुपए। चलो अब दूसरी निकालते हैं, तो ये y का मान इसमें किसी में भी रख दो, समीकरण ये कर दो, एक बार निकालना है, फिर वापस इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, आंसर दोनों से सेम आएगा। चलो समीकरण 1 से रख दो या 2 में रखूं, 1 में रख देता हूं, समीकरण लिखना जरूर है 1 से या 1 में मान रखने पर। तो ये 1 में किसका निकलना है, ये y का मान रखना है, तो x तो जैसा का जैसा रहेगा, 7 गुणा 5 कितना आएगा यहाँ। अब ये लाइन भी हटा सकते हो आप, डायरेक्ट गुणा कर दो, 7 पंजे 35, भाई आपको पता है 5 यहाँ लिख रहा हूं गुणा होगा, तो डायरेक्ट लिख दो। अब ये 7 पंजे 35 और 35 उधर जाएगा ना, अरे 35 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो उधर कितना बच रहा है 5x, और इधर कितना बचा, 50 में से 35 गया तो 15, x बराबर कितना आ गया। अब इनमें आपकी इच्छा है कितनी लाइनें कम कर सकते। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि मेरा आंसर सही आया या गलत, तो उसका भी तरीका बताओ, तरीका अरे तो मैं लिख के थोड़ी बता रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, कान तो यही है, उतार तुम आंखों से तो देख रहे हो, आंखों से उतारो, कानों से सुनो। उसने बोला था कि शुरू में कितनी पेंसिल आ रहा था, वो 5, और आपके पेंसिल का मूल्य कितना आया, 3 रुपया है ना, इसका मतलब 5 पेंसिल कितनी क्या है बताओ, एक पेंसिल 3 रुपया है, 15 क्या है, फिर 7 क्या लाया वो पेन, और पेन आपके कितने क्या रही है 5 रुपए की, तो कितना हुआ 7 पंजा 35 रुपए के पेन और 15 रुपए की पेंसिल, बताओ टोटल कितना हुआ। तो उसने भी तो ये बोला था कि टोटल 50 रुपए, चेक हो गया ना। दूसरा चेक करना था कि आप 7 पेंसिल अब की बार कितनी ला रहा है
तो 7 पेंसिल कितने की आई जोड़ो, पेंसिल एक कितने की, 3 रुपए की, तो 7 कितने की आएगी, 21 रुपए की, तो पेंसिल हो गई उसके। फिर कितने लाया, 5 पेन, 5 पेन कितने के आएंगे, 25, 21 और 25 जोड़ो 46, उसने भी वही बोला था कि 46 रुपए के आ रहे हैं। तो इस सवाल का आप आंसर भी देख सकते हो कि सही आया या गलत। जो प्रश्न में बोला है वो वापस होगा, जो आपका आंसर होगा वो जो प्रश्न में आप बोल रहा है वो चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो अनुपातों, अरे ये दिख रहा साम, A1/A2 B1C2 की तुलना ज्ञात आती है, निम्न समीकरण युग्म देखा है प्रतिच्छेद करके समांतर, मतलब केवल आपको क्या बताना है, संगत असंगत नहीं बताना, हल भी नहीं बताना, मैंने तीनों चीजें लिखाई, पर आपको एक चीज बतानी है, उसमें से क्या बतानी है कि ये समांतर है, असमपाती है या प्रतिच्छेद करती है, ये बताना है। A1/A2 निकाल के ये आपके सामने प्रश्न है, यही है ना प्रश्न, देखा देख तो प्रश्न चेंज तो नहीं है ना, प्रश्न देखता हूं, अब तो आप ही कर लोगे, मैं एक एक प्रश्न बताऊंगा, फिर बाकी नहीं आएंगे तो कल वापस बता दूंगा, वो दिक्कत नहीं है, पर ये एक एक बता के जाऊंगा। देखो 5x माइनस, चलो ये क्यों लिख रहा हूं मैं, लिख रहा है ना मेरे को, हाँ आप लिख लेना। और अब देखो यहां से मुझे किसके मान चाहिए, दो सामान्य रूप बताए थे मैंने समीकरण के, सामान्य रूप क्या होता है समीकरण का, चलो एक बार लिख ही देता हूं, सामान्य रूप क्या होता है, A1x B1y प्लस C1 बराबर, दूसरी समीकरण क्या होती है, A2x B2y प्लस C2 बराबर। अब यहां देखो प्रश्न में, प्रश्न एक में देखो A1 बराबर कितना है, अब किसी भी समीकरण को फली मान सकते हो और किसी को भी दूसरी, वो दिक्कत नहीं है, पर A1 A2 B1 B2 एक ही समीकरण के होंगे। जैसे देखो ये फली समीकरण है तो ये A1 B1 C1, दूसरी समीकरण A2 B2 C2, तो A1 बराबर कितना है 5, x में 5, बस गुणांक लेना है, x तो इसमें भी है, देख x का गुणांक लेना है। B1 बराबर कितना है -4, चिन्ह के साथ बोलना है। C1 बराबर कितना है, हाँ नहीं गलत हो जाएगा इसमें तो। A2 बराबर कितना है, B2 बराबर कितना है और C2 बराबर कितना है। अब लिखना कुछ नहीं है, इसके बाद आपको A1 A1 B1 B1 C1 C1 T2 T2 ये जो भी है वो निकाल दो पहले तो। ये निकालने के बाद करना क्या है, बस वो जो मैंने शुरू में लिखा था आपको A1/A2 B1/B2 C1 उसका मान निकालना है, उससे पता लग जाएगा कि बराबर आया या नहीं बराबर। तो समपाती रेखाएं पूछे, संगत पूछे, कुछ भी निकाल सकते हैं, पर अपने से केवल इसमें रेखाएं पूछी कि रेखाएं कैसी है। तो देखो A1/A2 क्या होगा, A1/A2, तो A1 कितना है 5, A2 कितना है, क्या दोनों में किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो देंगे भी नहीं। B1/B2 कितना है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 बार, इसमें कितना है -2 बटा, क्या ये दोनों बराबर आए, न्यायिक सवाल हो गया अपना खत्म। जब अगर फले 2 बराबर नहीं आए तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। मान लो फले 2 बराबर आते तो तीसरा चेक करते, फिर C1/C2, तीनों बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं संपाती, ये याद कर लेना, कल आज याद भी नहीं हो तो तीनों संपाती। अगर मान लो फले 2 बराबर आ गए और तीसरा बराबर नहीं है C1/C2, तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर, कैसी होगी, वही लिखवाया था ना, वही याद कर लेना कल, अब आज भूल गए तो। फिर अगर मान लो पहले 2 ही बराबर नहीं है A1/B2 B1/B2, तो प्रतिच्छेदी रेखा है, इसके आगे करना ही नहीं है फिर तो कैसा लिख देंगे, यहां लिख देंगे, यहां क्या हुआ, A1/A2 बराबर नहीं है किसके, नहीं है ना दोनों बराबर, तो क्या लिखेंगे, रेखाएं प्रति, अगर यही सवाल होता कि संगत होगी या असंगत, तो संगत होगी क्योंकि हल मिलेगा ना एक, और आपसे पूछता हल कितने हैं, तो हल कितने एक, तो तीनों सवाल ऐसे कर सकते हो सेम, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। अगर मान लो यही प्रश्न अबसद में आता है, आएगा ही से आता है क्या, तो कैसे करना है, ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, ये भी खत्म चारों लाइन। आपको डायरेक्ट पता है A1/A2, यहां से टिपो, A1 तो कब ऊपर के समीकरण के सारे, तो ऊपर वाले ऊपर लिख दो डायरेक्ट -4 और 8, और नीचे वाले नीचे लिख दो 7 6 9, ये हो गया सवाल। देख लो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां से देख लो भाई, जब अब ऐसा दे करना है ना, तो यहां से देख लो कि तीनों बराबर हैं तो संपाती बोलेंगे, आगे के 2 बराबर है पर पीछे का बराबर नहीं है तो समांतर बोलेंगे, और आगे का भी बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, समांतर, तो प्रतिच्छेदी। तो यहां से देख लो कि इसको काटेंगे, जब भी ये 2 होगा और ये 3 होगा, पर 5/7 तो नहीं होगा ना, इसका मतलब ये बराबर नहीं है,
तो डायरेक्ट ये करना है, ये तो मैंने पूरा तरीका किया है, इतना बड़ा सवाल करना ही नहीं पेपर में। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न दे के इतना सा लिख के बता देना है कि आंसर क्या है। अब ये सवाल देखो, सेम वही सवाल है, अब की बार बताना क्या है, संगत है या क्या करना है इस सवाल में, संगत है या असंगत। सवाल वैसे ही होगा, सेम टू सेम तरीका है, और अपना लिखा लिखा है आ भी गया है। ये देखो सेम वही A1 बीटा B2 B2 C2, ओए इससे तुलना करनी है। यहाँ A1 बराबर कितना आएगा 3, A2 बराबर कितना आएगा 3/2। अरे ये सवाल दिख रहा है, सॉरी ये पहला सवाल, चलो ये नहीं बता, बिन वाला बता दू तुम्हें, चलो ये बताता हूँ। तीसरा सवाल देखो, A1 का मान कितना है 3/2, B1 का मान कितना है बटा 3, C1 का मान कितना है 7। अब ये देखो उधर गया, बराबर के उधर गया ना, जबकि अपन बराबर के इधर लिख रहे हैं, तो उसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा वो माइनस का 7। तो ऐसे भूलना मत, ठीक है। फिर याद देखो A1 का मान A2 का मान नो, B2 का C2 का माइनस। ये क्यों लिखा मैंने माइनस, क्योंकि देखो अपन ने क्या माना है कि बराबर के इधर होना चाहिए C1, तो उसको इधर लाके दिखाओ, ये सगा ऐसा रूप बनाना है ऊपर, फिर तुलना करनी है। अब देखो A1 बटा B2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 ये करना है यार, ये अब ठीक है। A1 बटा A2 देखो क्या है, A1 कितना है 3/2 और A2 कितना है 9, तो ये तो सिंपल नीचे रह जाएगा ना। अरे बटा में कोई भी संख्या लिखते हो ना ऐसे 3/2, तो ये और इसके बटा में और कुछ लिखना है, तो ये तो ऊपर वाला तो नीचे आ जाता है, या इसके बटा में ये है 5/2, चलो ये मानो तो 5/2 है। तो होता क्या है कि 3/2 के बटा में कौन है 5/2, तो ऊपर वाली भी तो जैसी की जैसी रहती है, और ये नीचे वाली भी ने जो उल्टी होके क्या हो जाती है गुणा। 5/2 का क्या बन जाता है 2/5। तो मैंने यहाँ वही किया, देखो 3/2, अब यहाँ नीचे 9 था, मतलब 9/1 है, तो ये 1 ऊपर चला गया 9 नीचे रह गया। अब कितना आया 3 का बाद 1 बार, 3 का बाद 3 बार, कितना है 1/6। अरे समझ नहीं आया क्या भाई, ऊपर वहां 3 था, नीचे 2 गुणा 9 है, तो बाद दूंगा तो 3 का बाद 3 बार गया, तो नीचे तो 3 2 6, ऊपर 1 ही बचा। और नीचे कैसे गया वो भी बताया कि जब भी 2 भिन्न होती है तो नीचे वाली भिन्न उल्टी होकर गुणा हो जाती है, ठीक है। B1 बटा B2, B1 का मान कितना है 5/3, B2 का मान कितना है -10, तो ये इसके साथ गुणा होगा -10। तो देखो 5 का भाग जाए 5 एकम 5 दुआ कितना है माइनस का 1/6। अब देखो चिन्ह का अंतर आ गया भाई साहब, और तो सब ठीक ठाक, संख्या तो सेम आई पर बराबर तो नहीं आया है ना, तो ये भी क्या है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा, और इसमें निकाय कैसा होता है, पहली कंडीशन यही है, अद्वितीय होगा याद। अरे इस प्रश्नावली में 1.1 में सभी सवालों में यही करना है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 निकालना है बस आपको। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है वापस, उसमें भी ये पूछा है कि संगत है या असंगत। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही पूछा है संगत है या असंगत, केवल 5 6 7 अलग है। तो कल क्वेश्चन नंबर 4 तक करके लाना है। ओए कितने क्वेश्चन करके लाने हैं 4 तक के सारे क्वेश्चन करने लाने, बस वही तो निकालना है A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, वो निकाल